नमस्कार, मैं डॉक्टर बालमुकुंद व्यास, विजयस रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज बीकानेर। सभी लोग सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। इस गंभीर बीमारी कोविड-19 से सरकार के दिशा निर्देशों में जो भी उन्होंने कहा है उन सभी का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और एनएसएस यूनिट रामपुरिया लॉ कॉलेज के एनएसएस यूनिट के सभी स्वयंसेवकों से निवेदन कि वो जिस तरीके से अभी तक काम कर रहे हैं उसी शिद्दत से, उसी लगन से, इसी तरीके से काम करते रहें। सभी लोगों की हेल्प करें, ज़रूरतमंदों को खाना या किसी भी तरीके की चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ तक आपकी सुविधा बन सके उनको देने का प्रयास करें और इसके साथ साथ अपना खुद का ख्याल रखें। धन्यवाद। अब आज यहाँ हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत क्या है? एक केस रिज वर्सेस बॉल्डविन में इसकी डेफिनेशन दी गई। उन्होंने इसमें कहा गया कि इसकी सटीक और सही परिभाषा देना तो संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक इसको परिभाषित करने की या इसको समझने की बात आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का मतलब है कि किसी भी शक्ति का उचित, निष्पक्ष और युक्तियुक्त प्रयोग किया जाना। किसी भी शक्ति का उचित, निष्पक्ष और युक्तियुक्त प्रयोग किया जाना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है। इसी तरीके से मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में कहा गया कि विधि में निष्पक्षता निहित करना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है। जहाँ तक अपने बात करें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, यानी जहाँ कहीं भी कोई भी व्यक्ति कहीं की निर्णय देने की परिस्थिति में है, जहाँ कोई किसी भी कार्य में निर्णय दिया जाना है, चाहे वो न्यायिक कार्य हो, चाहे अर्धन्यायिक हो, चाहे गैर न्यायिक हो, वहाँ पर इस नियम का, इस सिद्धांत का, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। क्योंकि यह जहाँ पर कहीं पर भी शक्ति है, जहाँ कहीं भी पावर दिया गया है, उस पावर को उचित तरीके से, युक्तियुक्त तरीके से और निष्पक्ष तरीके से प्रयोग किया जाना ही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। अब बात करते हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सन 1610 में इंग्लैंड में एक केस आया, डॉक्टर बोनहम का केस, डॉक्टर बोनहम्स केस। इस बाद में लंदन में कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए एक नियम था कि उन्हें लंदन मेडिकल कॉलेज से पूर्व में अनुमति लेनी आवश्यक है। अगर लंदन मेडिकल कॉलेज के द्वारा दी गई शर्तों को अगर फुलफिल नहीं किया जाता है तो वहाँ पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाना प्रस्तावित होता था। ऐसी कंडीशन में इस बाद में एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और उस पर जुर्माना लगाया गया। बाद में उस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के खिलाफ वो व्यक्ति न्यायालय में गया। न्यायालय में उसने बताया कि इस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के तहत जो जुर्माना लगाया गया था, उस जुर्माने के 2 भाग किए जाते हैं और उन 2 भागों में से एक भाग लंदन मेडिकल कॉलेज को जाता है और दूसरा भाग क्राउन के पास आता है। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के खिलाफ जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की गई थी, वो करने वाला व्यक्ति लंदन मेडिकल कॉलेज का एक प्रोफेसर था और चूंकि जुर्माने की आधी राशि लंदन मेडिकल कॉलेज को जानी थी, इसलिए वहाँ पर उस व्यक्ति ने कहा कि इस व्यक्ति का, जो कि लंदन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, उसका इस पर्टिकुलर मामले में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, इसलिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई उचित और निष्पक्ष नहीं है। कोर्ट ने इस बात को माना और कहा कि जहां पर भी कोई भी व्यक्ति किसी मामले में किसी भी कारण से हितबद्ध है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, ऐसे मामलों में वो व्यक्ति उस मामले का निर्णायक नहीं बन सकता। यानी उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले का निर्णायक नहीं बन सकता। यह डिसीजन उन्होंने लैटिन मैगजीन में दिया, नेमो जुडेक्स इन कोजा सो, यानी कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले का निर्णायक नहीं बन सकता। यानी कि यहाँ पर इस केस में क्या हुआ था कि लंदन मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर किसी व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रोसीडिंग कर रहा है और उस प्रोसीडिंग के बाद में जो जुर्माने की राशि प्राप्त होनी थी वह आधी लंदन मेडिकल कॉलेज को जानी थी। इसका मतलब वो व्यक्ति, उसमें उसका आर्थिक हित हो गया, लंदन मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर होने के नाते उसका आर्थिक हित हो गया, इसलिए वो व्यक्ति उस मामले का निर्णायक नहीं बन सकता।
तो इस प्रकार 1610 में इस केस में एक नियम लाया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसका किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का हित जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति उस मामले का निर्णायक नहीं बन सकेगा। आगे चलकर एक दूसरा नियम इसमें साथ में जोड़ा गया, जिसको नाम दिया गया ऑडी अल्टम पार्टम, यानी दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में पक्षकार है, उसमें दोनों पक्षों को बराबर मौका देकर के उनको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। और आगे चल करके इसमें एक नियम और जोड़ा गया, रेजल्ट डिसीजन, यानी कि युक्तियुक्त निर्णय, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कारण सहित निर्णय। तो इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में 3 अलग अलग नियम हैं। सबसे पहला नियम नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ, कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले का निर्णायक नहीं होगा। दूसरा ऑडी अल्टम पार्टम, दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए। और तीसरा रेजल्ट डिसीजन, युक्तियुक्त निर्णय। आज यहाँ हम सबसे पहले नियम नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ, यानी कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले का निर्णायक नहीं बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं। नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध नियम। यानी कोई भी व्यक्ति जब किसी मामले में उसका हित बन गया है, उसका पक्षपात, क्योंकि हित बन गया है तो वह निश्चित रूप से पक्षपात करेगा, बायस करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसको सुविधा की दृष्टि से पढ़ने के लिहाज से, स्टडी के हिसाब से इस पक्षपात को अपने 3 अलग अलग तरीके से देखते हैं। सबसे पहला आर्थिक पक्षपात, दूसरा व्यक्तिगत पक्षपात, और तीसरा विषय वस्तु के प्रति पक्षपात। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक पक्षपात, पेक्यूनियरी बायस। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में वो निर्णायक है और उसका उस मामले में किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्थिक हित है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से यह माना जाता है कि वह उसमें पक्षपात करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आर्थिक हित होने के कारण से वह उस मामले का निर्णायक नहीं बन सकता। जैसा कि अपने डॉक्टर बोनम्स केस में बात की थी अभी, कि कोई वहाँ पर लंदन मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर होने के नाते वो व्यक्ति, उसका इनडायरेक्टली क्या हो गया, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि वहाँ पर लंदन मेडिकल कॉलेज को वो आधी जुर्माने की राशि जानी थी, इसलिए अब वह व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, इस मामले का निर्णायक नहीं बन सकता। इसी तरीके से दूसरी बात करते हैं व्यक्तिगत पक्षपात, पर्सनल बायस। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी मामले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सनली अटैच्ड है, व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति भी उस मामले का निर्णायक नहीं बन सकता। यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार जुड़ा हुआ हो सकता है। वह उस मामले का पक्षकार हो सकता है, मामले के पक्षकारों के उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। ऐसी कंडीशन में उसका पर्सनली इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और इंटरेस्ट क्रिएट होने के कारण से वो उस शक्ति का उचित और निष्पक्ष प्रयोग नहीं कर पाएगा, युक्तियुक्त प्रयोग नहीं कर पाएगा, और विधि में निष्पक्षता नहीं कर पाएगा। इस नाते प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी भी मामले से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति भी उस मामले का निर्णायक नहीं बन सकता। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक ये है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर यह कहता है कि निर्णायक जो है वह व्यक्तिगत रूप से आबद्ध है, व्यक्तिगत रूप से अटैच्ड है, व्यक्तिगत रूप से मामले से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति जो निर्णायक के तौर पर काम कर रहा है उसका कोई न कोई व्यक्तिगत हित है। यहाँ पर व्यक्तिगत हित नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस किसी भी तरीके से हो सकता है। किस प्रकार? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी मामले में ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर निर्णायक जो व्यक्ति है सी नाम का निर्णायक है, ऐसी कंडीशन में या तो हो सकता है कि वो ए का या बी का कोई रिश्तेदार हो, या इसी तरीके से दूसरे तरीके से क्या हो सकता है कि वो व्यक्ति ए या बी में से किसी के साथ उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, या वो व्यक्ति किसी भी रूप में उसके साथ उसका झगड़ा हो रहा है, या तो उसका रिश्तेदार भी हो सकता है, उसका झगड़ा भी हो सकता है। तो दोनों ही सेंस में वो मामले को प्रभावित करने में सक्षम है। अगर उसका व्यक्तिगत जुड़ाव है, चाहे वो नेगेटिव सेंस में है चाहे पॉजिटिव सेंस में, दोनों ही कंडीशन में वो व्यक्ति व्यक्तिगत जुड़ाव होने के कारण से उस मामले का निर्णायक नहीं बन सकता। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन है विषय वस्तु के प्रति पक्षपात। यानी कोई भी पक्षकार जो मामले से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, और वो ही व्यक्ति अगर उस मामले में निर्णायक के तौर पर अगर शामिल हो जाता है, तो वो मामले को किसी न किसी रूप से प्रभावित करेगा। ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति भी उस मामले का निर्णायक नहीं बन सकता। तो पहला पॉइंट अभी हमने देखा रूल अगेंस्ट बायस,
या नेमो जुरेक्सिन कोर्सस हुआ, पक्षपात के विरुद्ध नियम, जिसको अपने 3 अलग अलग स्टेज पर पढ़ा। पहला, आर्थिक पक्षपात अगर है, व्यक्तिगत पक्षपात है और विषय वस्तु के प्रति अगर पक्षपात है तो वो व्यक्ति उस मामले का किसी भी परिस्थिति में निर्णायक नहीं बन सकता, और अगर निर्णायक बनता है तो ऐसा निर्णय, दिया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होने के कारण से अवैध माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। धन्यवाद।